बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको दे एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है और कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मनोज पाठक के यहां पर एनआईए की टीम पहुंची है जहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। प्राइवेट शिक्षक मनोज के यहां पर छापा पड़ा है। कई ठिकानों पर एनआईए की टीम दस्तक दे रही है। कई बैग और दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। फेक करेंसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल एनआईए की टीम को जानकारी मिली थी जिसके आधार पर अब ये छापेमारी हो रही है। मोतिहारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। मोतिहारी में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। फेक करेंसी का ये पूरा मामला है और जानकारी जुटाई जा रही है कि फेक करेंसी के इस मामले में कितने लोग संलिप्त हैं। प्राइवेट टीचर मनोज पाठक के घर पर छापेमारी की खबर है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राबड़ी देवी की, लालू प्रसाद यादव की बंगले को लेकर। लालू प्रसाद का आलिशान बंगला, जिसको लेकर जानकारी ये है कि बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बंगले का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी घर में लालू परिवार अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि 1.5 साल से लगातार काम चल रहा है और अभी जानकारी इस बात की है कि बंगला बदलने के लिए उनको नोटिस भी दिया जा चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि महुआ बाग के आलिशान बंगले का काम कितनी जल्दी पूरा होता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार ये काम आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी घर में लालू परिवार शिफ्ट हो सकते हैं। इस आवास को आपको बता दें कि जो इनका पुराना आवास है 10 सर्कुलर रोड वाला, उसको खाली करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश है। सरकारी आदेश के बाद अब ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ नए सरकारी मकान में शिफ्ट नहीं होंगी, बल्कि जो उनका निजी बंगला है जिसकी काम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी बंगले में वो शिफ्ट हो सकती हैं अपने परिवार के साथ। और ऐसे में क्योंकि 1.5 सालों से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, माना जा रहा है कि जब 20 साल वो सरकारी बंगले में रहे और अब उस बंगले को चेंज करने के लिए जब नोटिस दिया गया है तो शायद वो सरकारी बंगले में शिफ्ट ना होकर अपने निजी बंगले में शिफ्ट होंगे। और देखिए 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर यानी कल से होगी। यह सत्र 5 दिनों की होगी। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाया जाएगा और अगले दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर तीसरे दिन की बात करें, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इधर इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी है। लगभग 800 पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर से ज्यादा जानकारी जो जुटाई है वो संवाददाता अमित कुमार ने जुटाई है और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र जो है वो आहूत की गई है और ये सत्र जो है वो 5 दिनों की होगी। पहले दिन जो है निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चयन होंगे और यह अभिभाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो वाद विवाद होगा। 5वें दिन अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और इधर हम बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद खास होगा क्योंकि इस बार सत्र में जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल जो है अधिक है, विपक्ष की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक होगा। सदन के लेकर के सत्र को लेकर के विधानसभा विधान परिषद कहें तो दोनों जगह जो है वो तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। जिलाधिकारी और एसएसपी जो है खुद उन्होंने निर्देशित किया है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है रखनी है और कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से भी जो है
वो देखिए यहाँ पे पूरे तौर पे पूरे परिसर पे जो है वो नज़र रखी जा रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के भी विशेष ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। बताते ये भी चले कि इस बार जैसा हमने कहा कि एनडीए यानी कि सत्ता पक्ष के पास जो है संख्या बल अधिक है, तो उनकी सीट्स जो है वो अधिक होगी विधायकों की, विपक्ष जो है वो उनकी संख्या कम है। इधर हम बात करते चले तो कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार सदन जो है वो पहुंचेंगे और कहीं कहीं कह सकते हैं कि एक नई तस्वीर जो है बदली हुई इस बार जो तस्वीर जो है वो देखने को विधानसभा में मिलेगी। तो कह सकते हैं कि सोमवार से यानी कि 1 दिसंबर से जो सत्र है आहूत है वो बेहद खास होने वाला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी है। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की समय अवधि बढ़ाई गई है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरा जा सकता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इस तरीके से अब 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। और दिल्ली में पकड़ी गई 50 लाख की नकली सिगरेट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नामी ब्रांड की आड़ में बेची जा रही थी नकली सिगरेट और नकली सिगरेट के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने की तैयारी थी। है जो नकली सिगरेट के अंदर काम करता है, नकली सिगरेट उसने स्टॉक की हुई है काउंटरफेट गुड्स। तो जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई, हमने टीम गठित की और सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कॉपीराइट एक्ट में जिनकी ज़रूरत होती है, उनको भी इंटीमेट किया, उनको भी बुलाया और उसके बाद हमने लाहौरी गेट के इलाके में नया बांस में एक जगह रेड किया था। वहाँ पे हम लोगों को सिगरेट मिली, वहाँ पे हमने एक अंकित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसी के ही चेन में पता चला कि उनका एक और गोडाउन है जिसमें वो लोग और बड़ी मात्रा में सिगरेट को रखते हैं। तो वहाँ पे भी रेड की और वहाँ पे उनके ओनर को हमने गिरफ्तार किया, रमजीत नाम के ओनर को। और उसके बाद हम लोगों को इन दोनों के पास से भारी मात्रा में अलग अलग जैसे गोल्ड फ्लेक है, मालबोरो है, ऐसे ब्रांड्स की जो है सिगरेट्स मिली है, बेंसन एंड हैचेस है, इन ब्रांड्स की सिगरेट मिली है। और पूरी जब संख्या हमने गिनी तो हमें करीब 3.5 लाख सिगरेट इसके अंदर मिली है जो कि नकली है और इसकी कीमत अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास होगी। और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में चौथे काशी तमिल संगमम पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है और इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम है लर्न तमिल। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है, लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बनें। और डॉक्टर शाइन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। टेरर मॉड्यूल में महिलाओं की फौज तैयार की जा रही थी। 3 मोबाइल नंबरों की सीडीआर से खुलासा किया गया। यूपी की 900 महिलाएं टेरर मॉड्यूल में शामिल थीं। कानपुर में भी 200 महिलाओं को चिन्हित करने का काम हुआ और 19 महिलाओं को विदेश में ट्रेनिंग दी गई। सूत्र ये बता रहे हैं हथियारों की ट्रेनिंग के साथ फिदायनी हमले की ट्रेनिंग दिलाई गई है। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमानों पर और टेरर मॉड्यूल में महिलाओं को शामिल किया जा रहा था और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी।
और देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इससे राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में राहुल, सोनिया के साथ ही 6 और लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चोरी, आई नीड करप्शन बन चुका है। जी हाँ, कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है और जिस प्रकार से वो करता है भ्रष्टाचार, उसको लगता है ये है उसका जनसिद्ध अधिकार, और कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो चिल्लाता है अत्याचार अत्याचार और खेलता है विक्टिमहुड कार्ड। विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। आपने लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। सवाल ये बनता है कि जो लोग आज विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं, वेंडेटा बोल रहे हैं किसी भी कानूनी कार्रवाई को, नेशनल हेराल्ड केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ। और अगली खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र और आदापुर थाना क्षेत्र में एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। चकिया थाना के कोयला, बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरडा गांव में केंद्रीय एजेंसियों की टीम पहुंची। अभियान चलाया जा रहा है। करीब 2 से 3 घंटे तक यहां पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर की तलाशी हुई। एनआईए की टीम घरों में सभी दस्तावेजों को बाहर निकालकर एक एक करके उनकी गहनता से जांच कर रही है। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में ले लिया है। उनके साथ कई कागजात, मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। मामला फेक करेंसी का बताया जा रहा है और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह दे रहे हैं, दिखाते हैं आप। और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में भी अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया। मौजूद कलाकारों से मुलाकात की, उनसे बात भी की। कलाकारों ने अपने कार्यों और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री के सामने बातें रखी। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हुए देखे गए। मेले की व्यवस्था में वो और क्या सुधार कर सकते हैं, इसको लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और बिहार में हाल ही में हुई बहाली को लेकर शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर दस्तावेज गलत पाए गए तो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है और शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता और अनुभव संबंधित दस्तावेजों की जांच का निर्देश है। और अगर ये दस्तावेज गलत होंगे तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर देते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय को लेकर ये खबर, जहां पर पटना पुलिस ने राजधानी के 40 अपराधियों की सूची तैयार की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें से 10 ऐसे अपराधी हैं जिन पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम है। पटना पुलिस की विशेष टीम इन सभी की गिरफ्तारी को लेकर निर्देशित है। अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था के मकसद से या कम बेहतर माना जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय से ये जो जानकारी सामने आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं और उन पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। वैसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं और ख़ास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। और आपके सामने मोतिहारी से बड़ी खबर रख रहे हैं। ट्रक की चपेट में आए 5 लोग, ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर जान चली गई। स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। कोटवा दीपऊ मोड़ के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा दिखा। देखिए किस तरीके से एनएच को जाम किया गया है और कोटवा दीपक मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर बांका से आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के पिता की हत्या की खबर। बच्चों के बीच विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। पोते से मारपीट के दौरान दादा की हत्या की खबर है। बीच बचाव करने गए थे छेदी मंडल। 12 से अधिक लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। यह अतिक्रमण
हो रहा है, जो डुमरा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी बच्चे को खेलने और कूदने में, आज पीएम मोदी जी आए थे तो जहां और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां डुमरा हवाई अड्डा मैदान में पार्क निर्माण काम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। जिला प्रशासन के काम के खिलाफ नारेबाजी हुई। लोगों का कहना है कि पार्क निर्माण से हवाई अड्डा मैदान का स्वरूप काफी छोटा हो जाएगा। अगर पार्क का निर्माण होगा तो यहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी होगी। अगली खबर कैमूर से, जहां लालापुर इंडस्ट्रियल हब की जर्जर सड़कों के वजह से लोग परेशान हैं। चावल उद्योग पर भी इसका संकट दिख रहा है। 10,000 मजदूरों के रोजगार पर अब संकट मंडराने लगा है। मिलर खुद ही चंदा जुटाकर सड़क तैयार कर रहे हैं। यहां 200 से अधिक राइस मिल संचालित है। चावल सीजन में यहां पर 10,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इस क्षेत्र के चावल उद्योग को बंदी के कगार पर ला दिया है। मिलर्स अब खुद से 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करवा रहे हैं और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मिलर्स को भरोसा दिया है। कुछ विशेष ध्यान देके कुछ फंड इकट्ठा करके बनवाया जाए। हम लोग देखते देखते हम लोग का राइस मिल का सीजन आ गया, देख रहे हैं कि हम लोग का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तो अब आपस में हम लोग चंदा इकट्ठा करके पूरा व्यवसायी वर्ग मिल के, दलाल मिल के हम लोग इस रोड का निर्माण करवा रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से चंदा कलेक्ट कर करके इसको मरम्मत कराए हुए थे और इतना गड्ढा होने के बावजूद जब ये सड़क नहीं चला, सारे प्रतिनिधियों के पास हम लोग गए, सरकार का जितना विभाग है सबके दरवाजे पे गए, जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को अपना चंदा कलेक्शन कर करके एसोसिएशन के माध्यम से इस सड़क का निर्माण और मरम्मतीकरण करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये बताना चाहूँगा, रेलवे का ओवरब्रिज भारत सरकार का, और ये जो सड़क पे हम लोग खड़े हैं जिसका मरम्मत करा रहे हैं, ये बिहार सरकार का नहीं है। ऐसी बातें हो तो लोग दें, लिख कर दें, तो डीएम साहब से बात करें तो हम काम करवा दें। और वहीं महिलाओं को चुनाव के बाद 10,000 रुपए देने के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं और भ्रम फैलाने का नतीजा देख लीजिए कहां तक सिमट गए। विरोधी दल के नेता मुश्किल से बने हैं। शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, अब नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम जानते हैं। पक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना, तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता है, तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहां सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी भुला गया। और कह रहे थे, तारीख तय कर दिए थे कि हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे। अपना शपथ ग्रहण का खुद ही तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे, ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी जैसे लोगों और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस देश में इनकी जरूरत नहीं है। भारत अमन चैन का देश है, सबका साथ सबका विकास का देश है। इस तरह के जिहाद की बात करने वाले लोगों को भारत की जनता कभी पसंद नहीं करती। देखिए, मौलाना मदनी ऐसे लोगों का और ऐसे भाषा का इस देश में जरूरत नहीं है। भारत अमन चैन का देश है, सबका साथ सबका विकास का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का देश है। इसीलिए इस तरह की जिहाद की बात करने वाले लोग को भारत की जनता कभी भी पसंद नहीं करती है, कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए इस तरह की भाषा पर इन लोगों को सोचना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। और वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी मदनी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में सभी को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन अपने बयान से किसी को दबाना या पक्षपात करना ठीक नहीं। और ऐसे बयानों को लेकर संगठन के दिल में आपका औचित्य हो सकता है, लेकिन जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं। संगठन के जो बयानात हैं उसका सीधा अर्थ है कि इस हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का,
लेकिन कोई किसी को दबा देगा, कोई किसी के साथ पक्षपात करेगा। इस देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसलिए यह मन को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान से ही संतुष्ट होते आम आवाम, चाहे वो किसी धर्म और समुदाय का आदमी है। तो ऐसे बयानों का मेरी समझ से संगठन के लिए आपका औचित्य हो सकता है, जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं। और अगली खबर पटना से, जहां जू में ठंड के दिनों में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड को देखते हुए जिराफ के नाइट हाउस में पुआल बिछा दिया गया है और दिन में जिराफ धूप सेकते हैं, रात होते ही वो नाइट हाउस में खुद को ठंड से बचाते हुए दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हुए खबर कटिहार से आपके सामने रख रहे हैं, जहां रेल मंडल में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पिछले 8 दिनों में लगभग 3200 यात्रियों को पकड़ा गया है। साथ ही कटिहार रेल मंडल ने लगभग 22 लाख रेल राजस्व भी प्राप्त किया। कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम इस बात पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फेस्टिवल सीजन में कटिहार जोगबनी रेल रूट, कटिहार बारसोई रेल रूट और अन्य ट्रेनों में भी बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।